नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सावन के दूसरे सोमवार पर भी भोलेनाथ के मंदिरों में गूंजे जयकारे। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ किया दुग्धाभिषेक। सालों पहले सील की गई अवैध फैक्ट्री में फिर गूंजे बारूदी धमाके। कृष्णगंज पुलिस ने पहुंचकर जांच की शुरू। सरकारी नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज, जांच शुरू। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज फिर बैठा हड़ताल पर। मस्टर रोल के आधार पर भर्ती की उठाई मांग। रोडवेज की केंद्रीय कार्यशाला में 2 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक। वेतन समय पर नहीं दिए जाने से नाराजगी। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सावन हिंदू पंचांग के अनुसार एक पवित्र महीना है जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान शिव की पूजा और भक्ति का विशेष समय होता है। सावन के दौरान भक्तजन सोमवार को विशेष व्रत और पूजा करते हैं जिसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। सावन माह की शिवरात्रि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जिसमें रात्रि जागरण और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि सावन के महीने की शिवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। शास्त्र पुराण में वर्णन मिलता है कि हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इनमें 3 शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है। फाल्गुन महीने की शिवरात्रि,
माघ महीने की शिवरात्रि और सावन मास की शिवरात्रि। मान्यताओं के अनुसार वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रि का यूं तो बड़ा महत्व है, लेकिन इनमें भी महाशिवरात्रि, माघ शिवरात्रि और सावन शिवरात्रि श्रेष्ठ हैं। इस महीने का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है और इसे अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। सावन शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस बार दिनांक 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। आज सावन के दूसरे सोमवार अजमेर के समस्त शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और शहर भर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। आज का विशेष दिन है कि सावन का ये सेकंड सोमवार है, जैतोई दरबार है, भगवान शिव का मंदिर है, विशाल प्रतिमा है, आप पीछे देख ही रहे हैं। और हम दर्शन के लिए आए हैं, सामने देखते रहिए, बोलते रहिए जी। दर्शन के लिए आए हुए हैं और भगवान शिव से बस यही आराधना है कि सबको सुख शांति दे, समृद्ध बनाए रखे, खुशहाल जीवन रहे। आज आप भी यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से पूजा की है आपने? मैं आया, मैंने बेलपत्र चढ़ाए, भगवान शिव पे जल चढ़ाया, शिवलिंग पर परिक्रमा की। सावन का सेकंड सोमवार है, उसके लिए हम यहाँ जतोई दरबार में महादेव जी का आशीर्वाद लेने आए थे। किस तरीके से आपने पूजा की है यहाँ? हमने जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाए हैं और फूल चढ़ाए हैं और उसके बाद हमने महादेव जी के पूरी आराधना की है वहाँ से। ऐसे नगीनाबाग जतोई दरबार में शिव जी की सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा, जिसके आगे आज सेकंड सोमवार है, जिसमें आज सुबह से महा आरती की गई। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, जल अभिषेक किया गया, सुबह से शाम ये चलता रहता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, हमने पूजा पाठ करी है, शिवलिंग के पंचामृत चढ़ाया है और सब माला वगैरह, बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाए हैं। हमने बहुत अच्छी पूजा करी है भगवान की और ये हमारी मनोकामना पूरे करे। भगवान बरसात की भी हमारी मनोकामना पूरे करे। हम दूसरा व्रत करे हैं, हमारे घर में खुशहाली देवे, सबको बरकत करे। ओम नमः शिवाय। अजमेर के आनासागर लिंक रोड पर 2017 में एटीएस द्वारा सील की गई अवैध रूप से संचालित बंदूक फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए तेज धमाके से क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई। धमाके की आवाज सुनकर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आपको बता दें कि 2017 में अजमेर में एटीएस ने इसी बिल्डिंग में कार्रवाई करते हुए गनी मोहम्मद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने बताया कि 2017 में अवैध रूप से गनी मोहम्मद के द्वारा यहां पर बंदूक बनाने का काम किया जा रहा था। इसके बाद यह मामला राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुर्खियों में था। लेकिन आज एक बार फिर से इस सील की गई अवैध बंदूक फैक्ट्री में अचानक से तेज धमाका हुआ। क्षेत्रवासियों ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि मानो जैसे कोई गैस का सिलेंडर फटा हो। जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो आसमान में धुआं साफ नजर आ रहा था। पुलिस जानकारी में अब तक सामने आया है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। फिलहाल पुलिस इस गंभीर मामले पर हर पहलुओं पर जांच कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ने मीडिया को भी परिसर में जिस जगह आग लगी थी वहां जाने तक नहीं दिया। वहीं अभी वर्तमान में इस जगह पर रह रहे उस्मान से जब हमने बातचीत की तो उसने कहा कि कई दिनों से ट्यूबलाइट खराब हो रही थी और जब उसने ट्यूबलाइट को बदलने का प्रयास किया तो इस दौरान ट्यूबलाइट में धमाका हुआ और अचानक से अंदर आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस तेज धमाके और रहस्यमयी आग ने कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। में बल्ब जैसे वायरिंग में शॉर्ट सर्किट, इससे आग लगी। बारूद लकड़ी पुरानी लकड़ियाँ जली, वो चली है, बाकी ऐसे कोई बात नहीं चलो। बारूद जलता है तो मकान गिर जाता है यार। मैं खुद रहता हूँ यहाँ पे। क्या है अंकल जी, क्या काम करते हैं? ये चीज के बाद अंदर किस चीज की? गाड़ियाँ काम करता हूँ। ये चीज करा हुआ इधर, उधर तो खुला है ना उधर यार। मैं रहता हूँ उधर, तो खुला है। इधर देखिए, खुद का मकान है। पहले बंदूकों का था, दुकान थी। अब गाड़ी ठीक करता हूँ, गाड़ी बड़ी थी, गाड़ी वो तो सामान पड़ा ऊपर छत पे, गाड़ी का सामान पड़ा। ठीक है सर, ये बहुत तेज धमाका हुआ था। हम अंदर बैठे थे बिल्कुल, तो गेट बंद था। तो अब जैसे ही बहुत क्या बता सकते हैं, सिलेंडर फटने जैसी आवाज़ आई थी। तो जैसे भाग के बाहर आए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल चारों तरफ धुआं था। और धुआं भी ऐसा आग लगने वाला धुआं नहीं था, मतलब जैसे बारूद का जो धुआं होता है ना जलने का, कुछ उस तरह का धुआं था और कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम जैसे भाग के गए तो इधर चारों तरफ से लोग आ गए थे और देखने की कोशिश की तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कोई आग वगैरह भी नहीं लगी थी और ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था कि कोई नुकसान हुआ है बाहर से। धमाका कैसा था? धमाका मतलब सिलेंडर फटने जैसा मान सकते हो आप। बहुत तेज धमाका था, दूर से लोग आए थे, वो बता रहे। दहशत भी आपकी? हाँ बिल्कुल, हम अचानक से डर गए थे। अंदर बैठे थे, हम स्टूडेंट है सर। कौन सी जगह है ये? सर ये आनासागर लिंक रोड है
सिटी हॉस्पिटल के पीछे। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने वीरेंद्र मीणा नामक व्यक्ति पर सरकारी नौकरी देने का झांसा देकर मारपीट कर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामगंज थाना हेड कांस्टेबल शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि 2020 में उसकी आरोपी वीरेंद्र मीणा से मुलाकात हुई थी, जो अजमेर के जॉन्सगंज का निवासी है। आरोपी ने पीड़िता को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उसको अपने घर पर ही बंधक बना लिया। पीड़िता ने बताया कि वह पिछले 4 सालों से उसके साथ रह रही है और वह उसके साथ मारपीट कर यौन शोषण करता आ रहा है। जब वह उसके चंगुल से भागी तो आरोपी ने उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। इसी को लेकर पीड़िता ने रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 28/7/24 को थाना क्षेत्र की एक युवती ने उपस्थित थाना होकर के एक रिपोर्ट पेश की वीरेंद्र मीणा नामक व्यक्ति के खिलाफ कि वीरेंद्र मीणा से मेरा संपर्क हुआ था वर्ष 2020 में। उसने मुझे सरकारी जॉब दिलाने के नाम बहाने मुझे अपने घर पे रखा। 2020 से और 2024 कल दिनांक तक लगातार ये उसके घर पे ही रही है। अब उसका कहना है कि मुझे बंधक बना लिया गया था, मुझे मारपीट करता था। जब मैं इसके चंगुल से छूट के गई तो इसने मुझे आरोप लगाया कि ये मेरे घर पे चोरी कर ले गई, ये चैन वगैरह चोरी कर ले गई है। आरोपी वीरेंद्र मीणा के विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच सीआई साहब कर रहे हैं। हाँ, दुष्कर्म संबंधी आरोप लगाया महिला ने कि भाई मेरे को से लगातार संबंध बनाता रहा, मेरे साथ मारपीट करता रहा। आरोपी ये यहीं आउट हाउस रेलवे आउट हाउस का है, जॉन्सगंज का वीरेंद्र मीणा नामक व्यक्ति है। रेलवे कर्मचारी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी में नहीं आया कि ये कोई रेलवे कर्मचारी है। अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया कि रेलवे कर्मचारी है। बाकी आउट हाउस में रहना बताया पीड़िता ने अपने। इसमें धारा 323, 344, 376 आईपीसी में प्रकरण दर्ज है। ये वर्ष 2020 से 24 तक लगातार उसी के साथ में रहना बता रही है। अब उसका पीड़िता का कहना है कि मुझे बंधक बना के रखा गया है और जब वो उसके चंगुल से छूट के गई तो उस पर आरोप लगाया है कि उसकी घर से वो चोरी कर ले गई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की। सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए सोमवार को लामबंद हो गए और प्रदेश भर में जारी हड़ताल का समर्थन करते हुए अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से आगामी 2024 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली जा रही है। इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% प्राथमिकता देने और पूर्व में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि वह लंबे समय से इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती। पहले भी अजमेर सहित अलग अलग स्थानों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें वाल्मीकि समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी भर्ती में शामिल हुए और उन्हें नौकरी भी मिली, लेकिन उनकी ओर से सफाई कार्य नहीं किया जाता और ऑफिस वर्क में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण की मांग की है और यह मांग पूरी नहीं करने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आप सभी को विदित है, वाल्मीकि समाज की पूरे प्रदेश स्तर पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो कि लगातार जारी है। अजमेर में भी आज दोपहर से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरुआत हो चुकी है। कोई भी सफाई कर्मचारी भले डोर टू डोर का कचरा परिवहन हो, भले ही सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर कार्य करता है उसका कार्य बंद है, सफाई का कार्य नहीं करेगा। और हमारा जनता से भी यही अनुरोध है कि सफाई का कार्य पर आप लोग एक दिन सफाई नहीं होती तो आपको फ़र्क पड़ जाता है, गंदगी के लिए आप फ़ोन कर देते हैं। तो हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि सरकार तक हमारी मैसेज पहुंचाए कि हम लोग अगर सफाई नहीं करेंगे तो आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आज अजमेर में राष्ट्रीय स्तर की जो दरगाह है, पुष्कर मंदिर है, उसमें बाहर से लोग बाग आते हैं, जायरीन आते हैं, बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं। वो अगर अजमेर का ये हाल देखेंगे सफाई का, जो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगी तो उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा सरकार के ऊपर भी। हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी हमारे हक में फैसला करें। वाल्मीकि समाज की जो 2 मांगे हैं, मास्टर रोल के आधार पर जो सालों से काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के व्यक्ति, उनको परमानेंट किया जाए मास्टर रोल के आधार पर और 100% वाल्मीकि समाज को वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। उसकी हड़ताल हमारी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। और अजमेर की जनता से और सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है, जल्दी जल्दी हमारी मांगें पूरी करें ताकि हम हड़ताल खत्म करें। अनिश्चितकाल है सर, अनिश्चितकाल है, इसमें कोई हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ में विगत वर्षों में भी हड़ताल हम लोगों ने की थी 2023 में। उसमें 65% पे फैसला हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने अमल नहीं किया है।
उसी को मद्देनजर रखते हुए अब की बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकाल हड़ताल हम लोग करेंगे। आप लोग को सभी को विदित है कि प्रदेश स्तर पर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती में एक आह्वान किया गया। उस आह्वान में हड़ताल का भी जिक्र किया गया है। तो अजमेर नगर निगम में भी आज दिनांक 29/7/2024 से दिन की पारी से सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि जो भी अस्थायी सफाई कर्मचारी वो वर्षों से 6200 रुपये में कार्य करता रहा है इसको, और अब जब सफाई कर्मचारी की भर्ती आने पर है तो आरक्षण प्रगति इसमें डाली गई है। तो हम वाल्मीकि समाज ये नहीं चाहता है कि आरक्षण प्रगति से हो, ये वाल्मीकि समाज का हक है, न्याय है, और इसलिए इसको अस्थायी सफाई कर्मचारी को पहले प्राथमिकता मिले, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले, ताकि उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार सभी का हक मिले। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने माननीय आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन दिया है और दोपहर की पारी से सभी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। कितने कर्मचारी अजमेर में? अजमेर में लगभग 2,500 से 3,000 कर्मचारी हैं, जिसमें अस्थायी और स्थायी दोनों मिलाकर। कब तक रहेगी आपकी हड़ताल? जब तक DLP डायरेक्टर वहाँ से राजस्थान सरकार से कुछ आदेश हमें नहीं मिलते हैं, हमारे फेवर में नहीं आता है, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने व पूर्व में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायी करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज वाल्मीकि संघर्ष समिति के बैनर तले पुष्कर नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने झाड़ू डाउन हड़ताल कर अंबेडकर भवन के बाहर धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया और अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही लंबे समय से कार्यरत स्थानीय वाल्मीकि समाज के लोगों को जल्द से जल्द स्थायी करने की मांग की गई। इसके अलावा जिन लोगों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उन्हें जल्द नियुक्ति मिलने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हड़ताल जारी रहेगी। के लिए बैठे हुए हमारे को कच्चे कर्मचारी को पक्के करे। हमारे को आज इतने साल होगी काम करते हुए, और हम ठेके में भी काम करते हैं तो हमारे को सैलरी पूरी नहीं मिलती है, और ना टाइम पे पैसे मिलते हैं और ना हमारे को PM मिलता है। हमारे तो यही है कि जितने भी जमादार अभी नए लगे वो सब कोई तो बाबू बन रहे, कोई जमादार बन रहे, और दूसरे समाज को नहीं लगा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, हमारे को पक्के करो। आपका नाम? मेरा नाम मंजू। दूसरे समाज को मत लगाओ, हमारे समाज दूसरे समाज का लगाओ। उनको मांग आई है कि वाल्मीकि समाज की भर्ती होनी चाहिए, और कोर्ट केस जो जीत रहे हैं मैंने ड्यूटी पे लिए जाए और ले रहे नहीं हाल तक। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है ये कि जो पहली वाला 12 वाला ने ले लिया, 8 वाला ने एक ने बोल लियो, 8 वाला ने लो, और जो कोर्ट में जो केस जीत रहे हैं आज मैंने पहले दिया जाए, प्रार्थना किया जाए, नुकसान दिया जाए। ये हमारे राजस्थान की समस्त नगर पालिका नगर निगम की धरना प्रदर्शन हमारी मांगे है कि नियुक्तियां दे, हमारी समाज को प्राथमिकता दे, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे, और जो भी है केस चल रहे हैं कई भाइयों के, और अदर कास्ट काम तो करती नहीं है और बाबू बन के बैठ जाते हैं। सारा लोड हमारे सफाई कर्मचारियों पे आ जाता है, ठेका पड़ती में काम करवाते हैं, 200-250 250 रुपये समय पे सैलरी नहीं है, खाने किसके जाएंगे बच्चे? कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक आगे से ऑर्डर आदेश नहीं आएगा। राजस्थान परिवहन निगम केंद्रीय कार्यशाला के कर्मचारियों द्वारा आज 2 घंटे की टूल डाउन हड़ताल रखी गई। केंद्रीय कार्यशाला के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको पिछले कई माह से सही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। इससे पहले भी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उनका वेतन अटका पड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका वेतन जल्द ही नहीं दिया जाता है तो वह कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। केंद्रीय कार्यशाला में 2 घंटे का टूल डाउन रखा है, जिससे कि निगम प्रशासन को अवगत कराने के लिए निगम प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हमें वेतन जल्दी से जल्दी कराया जाए। त्योहारों का सीजन है, राखी का त्यौहार आने वाला है, और मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से और राज्य सरकार से भी कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को राज्य सरकार में ले ले या केंद्र के हिसाब से पेमेंट करवा दें, वो ज़्यादा है। हमारे निगम कर्मचारी हमेशा आए दिन आंदोलन करते हैं कोई ना कोई समस्या को लेकर। मेरा निवेदन यही है, राज्य सरकार में ले ले इस डिपार्टमेंट को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज लोन की किस्तें बाकी है, बच्चों की फीसें बाकी है, हम कर्मचारी लोग काफ़ी परेशानियों में झेल रहे हैं। निगम का ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, वह दिन रात सेवाएं देता है। कोरोना टाइम में भी मुझे याद है कि कोरोना टाइम में भी ड्राइवर कंडक्टर ने अपना जान जोखिम में डालकर निगम की सेवाएं दी है, इसे भुलाया नहीं जा सकता।
मेरा प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्द वेतन का भुगतान कराया जाए। मैं केंद्रीय कार्यशाला का शाखा सचिव। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। आज जेआरडी टाटा की 120वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में टाटा पावर द्वारा एथिक्स डे मनाया गया और जेआरडी टाटा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई रहे और कार्यक्रम में टीपीएडीएल के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। हम लोग 29 जुलाई प्रतिवर्ष इथिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन जो है वो जेआरडी टाटा साहब जो भारत रत्न उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष हमने सोचा कि यहाँ पर सिविल लाइंस में स्थित इस रीत कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जहाँ के हमारे टीपीएडीएल के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपस्थित हैं। और ये भी विचार था कि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनमें से किसी एक मुख्य हस्ती को हम लोग बुलाएं और उनसे उनके विचार जानें, उनके जीवन में जो नैतिक मूल्य हैं उनको किस प्रकार से उन्होंने फॉलो किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में प्रोग्रेस की, उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके प्रैक्टिस करके ये उनसे जानने की कोशिश करें। तो हमारा कोटिश धन्यवाद है हमारे जो एसपी साहब देवेंद्र बिश्नोई जी आज यहाँ पर आए और आकर के हमारे सारे कर्मचारी अधिकारियों को उन्होंने इस 120वीं जन्मतिथि जो है जेआरडी टाटा जी की इस उपलक्ष्य में संबोधित किए और उन्होंने अपने जीवन से जो उनको प्रेरणा मिली, जो शिक्षा मिली अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, उसको किस प्रकार से उन्होंने जीवन में अपनाया है उसके बारे में चर्चा की। और यही हम उनसे सुनना चाहते थे क्योंकि हम लोग टाटास में वैल्यूज़ को बहुत
उच्च स्थान देते हैं। और टाटा का पर्याय है हमारा जो वैल्यू सिस्टम, हमारे कोर प्रिंसिपल्स, उसको समाज के जो अन्य कामयाब लोग हैं वो किस प्रकार से लागू करते हैं अपने जीवन में, ये भी जानना समझना आवश्यक होता है। और यही हमारे सभी साथियों ने आज जाना समझा। आज के इस महान दिवस से आप एथिक्स डे के रूप में मना रहे हैं। एक महान विभूति भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा साहब, इनका जो टाटा पावर्स के सीईओ साहब, तमाम पदाधिकारीगण व साथियों और मीडिया के बंधुओं, जिस प्रकार आप कहते हैं कि सादगी से रहना चाहिए, सिंप्लिसिटी, कहने को सिंप्लिसिटी बहुत सहज लगती है, लेकिन सहज भाव से रहना ही सबसे मुश्किल काम। और एथिक्स जो आपके प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज से बनती है, अचानक एक दिन में नहीं बन सकती है। डिपेंड करता है आप किस परवरिश से आए हैं, किस माहौल से आए हैं, किस समाज से आए हैं, वहाँ आपको क्या शिक्षा मिली है, कौन आपके गुरु रहे हैं, चाहे वो स्कूल टाइम में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या अन्य व्यक्ति जीवन में भी रहे। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने आज पटेल मैदान के पास एम्बुलेंस पार्किंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा व सुरक्षा हेतु एम्बुलेंस पार्किंग को पटेल मैदान के पास स्थानांतरित किया गया है, जिसमें एम्बुलेंस एसोसिएशन ने भी भरपूर सहयोग किया है। इसके अलावा जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने भी एम्बुलेंस एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया और कहा कि एम्बुलेंस एसोसिएशन के सहयोग से ही यह कार्य संभव हो पाया है। साथ ही उन्होंने अजमेर एम्बुलेंस एसोसिएशन के संरक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत का भी आभार व्यक्त किया है। मैं अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर हॉस्पिटल में आके प्रिंसिपल सर से और स्टूडेंट साहब से मिल के गया था, और कुछ समस्याएं जो आम आदमियों को आ रही थी, एक तो नो एंट्री की पॉइंट को लेके वहाँ अंदर आ रहे थे, उस संबंध में भी चर्चा हुई। और एक एम्बुलेंस संबंध में भी हुई, तो उसमें हमारा बैठ गई विचार हुआ कि एक काउंटर बने जहाँ से एक सुविधा आम आदमी को मिले और एक रोटेशन बेसिस पे प्रॉपर जो है आम आदमी को ये उपलब्ध हो फैसिलिटी, जिस पर इन्होंने एम्बुलेंस यूनियन से बात की और उनका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को समझा और जो सुझाव दिए उस सुझाव को इन्होंने माना, और उस पर जो है आज एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ से शुरू की जा रही है, जिसमें एक पॉइंट पर आपको एम्बुलेंस आम आदमी को यहाँ से मिल पाएगी। और दूसरा, चूँकि पार्किंग की समस्या है, तो यहाँ 2 या 3 एम्बुलेंस स्टैंड बाय रहेंगी, बाकी एम्बुलेंस जो है वो पार्किंग में रहेंगी। जैसे ये रवाना होगी नई एम्बुलेंस यहाँ के लग जाएगी, तो जो हॉस्पिटल के अंदर जो एक ओवर क्राउडिंग हो रही थी उसको भी एक समाधान मिलेगा, और आम आदमी जो एम्बुलेंस है वो तुरंत ओपीडी तक, इमरजेंसी तक पहुँच सके। ये एक बहुत अच्छा कार्य है डॉक्टर साहब और स्टूडेंट साहब की तरफ से। एम्बुलेंस एसोसिएशन जवाहरलाल नेहरू अजमेर ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारे एक बोलने उनका खुद का प्रस्ताव उनकी तरफ से आया जो कि हम लेके जा रहे थे, उसको न तुरंत माना, और ये इसका संपादन एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने तुरंत हमारे साथ कार्य में मदद की। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इनके साथ है, हमारे साथ सहयोग करके यहाँ पर व्यवस्था ऐसी हो कि कोई ट्रैफिक में न अटके, स्पेशली मरीज जो परेशान है, बीमार है, उसको असुविधा ना हो, तुरंत अस्पताल आए और इलाज ले और अपनी प्राणों की रक्षा हो सके। इसी वजह से हमने ये कदम उठाया था और आप लोगों से मांग की थी और आपने तुरंत मांग दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आने वाले दिनों में आपका सहयोग बना रहेगा, इसी की हम कामना करते हैं। धन्यवाद सर। रेटें भी फिक्स की, रेट निर्धारित इनके कहने पे हमने जो फिक्स है वही रखी है। आरटीओ साहब ने जो रेटें फिक्स करी है वो निर्धारित की गई है, और उसकी डबल रसीद होगी। एक रसीद वो स्वयं के पास रखेंगे, दूसरी रसीद हमारे आरटीओ साहब में जमा होगी, ताकि वो की निर्धारण होगी कि इससे कोई ज़्यादा न ले सके और मरीजों के हित में रहेगा, पब्लिक को फायदा मिलेगा। बढ़ते काम और कम वेतन से आक्रोशित होकर आज आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स पर कार्यभार इतना बढ़ा दिया गया है कि उनको अपना मूल कार्य करने का भी पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।
उनको रोजाना 100 आभा आईडी बनाने का लक्ष्य दे दिया गया है, जो कि संभव नहीं है। साथ ही उनको हर कुछ दिनों में नई नई ऐप्स डाउनलोड करवा दी जाती हैं, जिसकी उनको किसी प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। साथ ही कार्य पूरा ना करने पर काम से निकालने की धमकी भी दी जाती है। इसके अलावा सालों से काम करने पर भी उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है और मानदेय के रूप में केवल 4,500 रुपए दिया जाता है। आज उन्होंने इस सब से परेशान होकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मानदेय को 4,500 से बढ़ाकर 18,000 करने की मांग की। हम यहाँ अपनी मांगों को लेके आए हैं, क्योंकि जब भी कोई नया ऐप चलता है, चालू होता है, वो हमारे को तुरंत करने के लिए बोल देते हैं। इसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है और ना ही हमें कोई पैसे वगैरह मिलते हैं इनके। हम रात दिन इन फोनों में लगे रहते हैं और हमारा जो जनरल वर्क है वो तो हमारा रह ही जाता है। ना हमारे को बाहर का काम हो पाता है और ना ही हमें, अगर हम 8-10 पढ़े हुए हैं, हमें फोन चलाना आता नहीं है। अगर हम लोग ना हमारे को कोई नया काम आता है, ना हमारे को कोई ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे एक काम खत्म नहीं होता है, दूसरा काम तैयार हो जाता है। हम इसको नहीं करते तो हमें धमकियां दी जाती है, हमें नोटिस दिया जाता है कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा। यही हमें सुनने को मिलता है और ना ही हमारी सैलरी भी बहुत कम है। 4,500 रुपये हमें सैलरी दी जाती है। अब उससे आज के जमाने में क्या होता है। हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हमारी गुंजाइश हमारे प्रस्ताव लेके आए कि ये हमारी बातों को और जो हमारे ये समस्याएं हैं, इनको ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि ये हमारी मांगों को पूर्ण करें और हमारा सहयोग पूरा हमारा सहयोग देंगे। तारा शर्मा, किशनगढ़, आशा सहयोग। अलवर में ताइक्वांडो की टीम के लिए स्टेट ट्रायल का आयोजन हुआ, जिसमें किशनगढ़ ताइक्वांडो अकेडमी की 13 वर्षीय छात्रा हिमांशी यादव पुत्री कानाराम यादव ने जूनियर 42 किलो भार वर्ग में धौलपुर, जयपुर, कोटा व बीकानेर के खिलाड़ियों को हराकर खेलो इंडिया में अपना स्थान पक्का किया। आपको बता दें कि मैच शुरू होने से पहले इस छात्रा के पैर पर टेबल गिर गई थी, जिसके कारण उसका पैर सूज गया था। लेकिन हिमांशी का हौसला उसकी चोट से काफी बड़ा निकला। हिमांशी ने केवल एक पैर से 5 मैच जीत लिए। उसने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता व कोच को दिया। युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय व स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खेलो इंडिया के तहत अलवर में विमेंस विनर्स लीग का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया के तहत 22 जिलों से 350 छात्राओं ने भाग लिया। किशनगढ़ ताइक्वांडो अकेडमी के डायरेक्टर राकेश बागड़ा ने बताया कि भारत सरकार ने पूरे देश को 3 भागों में बांटा है। फेज 1 में राजस्थान व गुजरात सहित 13 राज्य आते हैं। अभी लीग के मैच अलवर में हो रहे हैं। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जोनल खेलो इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन होगा। उसके तहत यहां हो रही प्रतियोगिता के प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी भाग लेंगे। वहां के चारों मेडलिस्ट खिलाड़ी तमिलनाडु में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कल्याणीपुरा स्थित हरिजन बस्ती में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने आज वन विभाग के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लालचंद सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग द्वारा क्षेत्रवासियों के मकान को अवैध बताकर नोटिस जारी किया गया है, जबकि 2013 में भी वन विभाग द्वारा इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था, जिसे 15 दिन के भीतर ही वापस ले लिया गया था। आज 11 साल बाद वन विभाग द्वारा फिर से नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। आज इसी संदर्भ में क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को वन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि वन विभाग ने कल्याणीपुरा निवासी हरिजन बस्ती के जो मेहतर समाज के जो मकान है, उनको विशेष तौर से वन विभाग ने अतिक्रमण का नोटिस जारी किया था 22/7 को, जिसमें कि ये दूसरा नोटिस है वन विभाग का 22/7 को कि भाई कि आपके मकान आवासीय संपत्ति जो है अतिक्रमण करके आपने बना रखी है। जबकि वर्ष 2013 के अंदर भी वन विभाग ने एक नोटिस दिया था कि आपकी संपत्ति अतिक्रमण के अंदर आती है। उसके तत्पश्चात वन विभाग ने लगभग 15 दिन पश्चात ये स्पष्ट किया कि उक्त दिए गए नोटिस को खारिज किया जाता है और जो हरिजन समाज मेहतर समाज के जो मकान निर्मित है वो वन विभाग की सीमा से बाहर है, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन 10 साल बाद वापस वही टर्नओवर घुमा के वापस पुनः वन विभाग ने आम जनता को परेशान करते हुए ये नोटिस जारी किया, जिस संबंध में आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि पूर्व में भी वन विभाग ने क्षमा याचना मांगी थी कि भाई कि हमने नोटिस देके फिर वापस ने स्पष्टीकरण किया कि वन विभाग की संपत्ति नहीं है, और इसी प्रकार से आज पुनः इस कार्रवाई को रोकने के लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। आगे की कार्रवाई ये है कि जो पास का एक मकान है जो कि शमशान जमीन के पास में निर्मित है, जिसको कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मान्यता मिली है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत उसको लोन मिला है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत उसे पट्टा मिला है, और जबकि मेहतर समाज के जो मकान है वो बिल्कुल उसी मकान की दीवार से सट के है। जब 1 फुट का दायरा जो दे रखा है वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना में गया है, और जो वन विभाग की संपत्ति नहीं है, मेहतर समाज के मकान है, तो उन्हें भी प्रधानमंत्री आवासीय योजना में शामिल करते हुए आगे की ओर मेहतर समाज का सहयोग करें। आज नवविवाहित प्रेमी युगल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी और पिछले 2.5 सालों से वे एक दूसरे के साथ हैं। हाल ही में उन्होंने लड़की के घर वालों की मर्जी के खिलाफ विवाह किया, जिसके बाद से लड़की के परिवार वाले लगातार उनको धमकियां देकर परेशान कर रहे हैं और लड़के के घर वालों से रुपए मांगकर उनको तंग कर रहे हैं। आज इन्होंने एसपी के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें जल्द ही कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया। शादी में मुलाकात हुई थी हमारी और मैं इनको 2.5 साल से जानती हूँ और हमने शादी भी कर ली और अब हमको इनके मेरे परिवार वालों से मतलब खतरा है वो, और हमें घर नहीं जाने दे रहे और से मुकदमा वगैरह दंड वंड कर रहे हैं, इसलिए हमको खतरा है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे सुरक्षा के लिए। कौन? जीवराज गुरु जामोला। काम पे रहते हैं? जामोला। और आप मैं नीमच नवरपुरा। क्या आपको परिवार से बात की थी शादी करने? नहीं कभी क्या नहीं करी। आपके परिवार वाले राजी नहीं थे? नहीं। अत्याचार परिवार वाले वो बोल रहे कि अब वापस आजा, मारने की धमकी दे रहे कि वापस आजा, और नहीं आएगी तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँ, तो वो बोल रहे कि इनसे 21 लाख रुपए क्या दोनों बालिक हैं? दोनों बालिक हो आप? हाँ। आपकी मर्जी से शादी? हाँ मर्जी से शादी करनी, बिल्कुल। मैं कलेक्टर पे यहाँ एसपीएपी निवेदन करना आया था कि इसके लड़की के परिवार वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों? वो बोल रहे हैं कि लड़की मेरे को वापस दो, और हम दोनों ने शादी कर ली है, गंगापुर सिटी भिलवाड़ा शादी की थी, और इसके जो 2-3 मौजूद आदमी है, कानाराम गुजर है, रतन गुजर पाली है, वो गाड़ी लेकर घूम रहे, गांव में संभाल रहे हैं, वो घर वालों को परेशान कर रहे हैं, छोटे वाले भाई को परेशान कर रहे हैं, पापा को कर रहे हैं। कल उन्होंने मीटिंग करवाई थी 28 तारीख शाम को जेतपुरा गाँव में, जहाँ पापा को बुलाया गया। 1-1.5 घंटे पापा को खड़ा रखा, परेशान किया पापा को, और उनको बोला कि 5 लाख रुपये मंगवाओ, नहीं छोड़ेंगे। फिर पापा ने 5 लाख रुपये किसी से उधार लेके मंगवाए थे, और फिर पापा को छोड़ा, बोला कि 15 दिन का टाइम मांगा, बोला कि 15 दिन में लड़की वापस दे देना, 5 लाख वापस दे देंगे। यही बात है। अब शादी करी आपने? कितने दिन हो गए शादी? शादी हमने 8 तारीख को की थी, 8/7/2024। कौन है लड़की? क्या मुलाकात? गुजरी है। कैसे मुलाकात हुई थी आप? शादी में मुलाकात हुई थी हमारी। कितने समय से? 2.5 साल से जानते हैं। अच्छा, क्या नाम? जीवराज नाम मेरा। इनका क्या नाम? मेना नाम है। कहाँ पे रहती है? या नवलपुरा नीमच। अत्याचार मतलब अब इनके घर वालों से खतरा लगता है? इसके परिवार वालों से खतरा है।
बहुत ज़्यादा खतरा है। वो परेशान कर रहे हैं, मेरे गाँव में रहने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि गाँव में नहीं रह सकता तू, देगा तेरे को मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रही है? पुलिस वालों को रिपोर्ट दे दी मैंने, आज दी है। अब कल से कार्रवाई चालू करने की बोल रहे हैं। कहाँ पर? मसूदा थाने में। दरगाह में जायरीनों को पानी के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। जब उन्होंने जलदाय विभाग से बात की तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पानी की सप्लाई सुबह ही कर दी गई है। इसी को लेकर आज उन्होंने जलदाय विभाग से पानी की सप्लाई को निर्धारित समय पर कराने की मांग की। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आप सभी जानते हैं कि ज़ायरीनों की तादाद यहाँ बढ़ती रहती है। तमाम ज़ायरीन दूर दूर से ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और दरगाह क्षेत्र में इस दौरान पानी की इतनी कमी हो रही है कि 4 से 5 दिन से ज़ायरीन पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। और जब जल विभाग को कॉल करके बात की कि भाई शाम के टाइम में जो नल की सप्लाई होती है 7-8 बजे, वो सप्लाई 5 दिन से नहीं हो रही है, क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सप्लाई दे दी गई है। ये बे टाइम की सप्लाई देने से ज़ायरीनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जल विभाग से हमारी यही गुजारिश है कि टाइम टू टाइम, जिस टाइम में शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में जैसे भी दरगाह क्षेत्र में सप्लाई देते हैं उसी टाइम पर दे, ताकि ज़ायरीनों को कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। और हमेशा ज़ायरीनों को यहाँ से परेशानी का जितनी भी उठानी पड़ती है और 5 दिन से ज़ायरीन परेशान होते आ रहे हैं। मैं दरबार ख्वाजा साहब सैयद कुतुबुद्दीन सखी। नसीराबाद में गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा और लगभग 40 बछड़ों को मुक्त कराया। दरअसल कार्यकर्ताओं को एक ट्रक में गाय के बछड़े भरे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामपुरा के पास ट्रक को रोका तो ट्रक चालक तेज गति से ट्रक को चलाते हुए उसे जंगल की ओर ले गया और ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक के पास जाकर उसकी तलाशी ली तो ट्रक में करीब 40 के करीब गाय के बछड़ों को कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। इसके पश्चात गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना नसीराबाद सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर गौवंश से भरे ट्रक को जब्त कर तस्करों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी। जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। आज की लाइव कार्रवाई भाई भूपेंद्र सिंह गौरव, प्रदेश अध्यक्ष गौ रक्षा दल राजस्थान, और लक्की भाई नसीराबाद, एचएस वडलिया, राजू भाई नावला, इनके तत्वाधान में नेहाबेन पटेल के सुपुर्द लाइव कार्रवाई है। और गाड़ी का नंबर R01 G है 7888 R09 सॉरी R09 G है 7888 नंबर की गाड़ी है। 14 चक्का गाड़ी है ये, उसमें लाइव पकड़ा सिंगल में गाड़ी है और गाड़ी भरी है, पीछे से दिखा देगा। चलो, सभी तस्करों को चैलेंज दिया जाता है कि जिस दिन ये देखो ये गाड़ी है, इधर दिखा, अबे इधर दिखा, सारे तस्करों को सूचित किया जाता है कि जिस दिन कोई हाथ में आ गया सही से तोड़ा जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। ये देख लो, ये सारे जानवर भर रखे, एक बार हट जाओ, अरे क्या मत करियो। जैसे ये देखो पूरी गाड़ी भर रखी है, आधी जानवर पूरी गाड़ी भर रखी है। और आज की लाइव कार्रवाई है, जंगलों में खड़ी है गाड़ी मौके पे, और 50-60 जानवर उधर बंद रखे हैं, बाकी 20-30 जानवर गाड़ी के अंदर लोड है। जय श्री राम, जय गौ माता। की तस्करों को खुली चेतावनी है, अगर कोई भी तस्कर हाथ लग गया ना उस दिन तो या तो वो नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जय श्री राम। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शाखा पुष्कर की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 5 दिवसीय द्वादश पुष्कर अरण्य प्रदक्षिणा यात्रा का शुभारंभ 31 जुलाई को गायत्री शक्ति पीठ पर होने जा रहा है, जिसका समापन 4 अगस्त को ब्रह्म घाट पर सरोवर पूजन एवं महाआरती के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गायत्री परिवार के तीर्थ जागरण अभियान के समन्वयक घनश्याम पालीवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति पुष्कर अरण्य तीर्थ के 24 कोसीय व 84 कोसीय प्रदक्षिणा इस वर्ष 31 जुलाई से शुरू होगी। प्रमुख तीर्थों में यज्ञ व क्षेत्र के स्वयंभू 12 प्रमुख शिवालयों में रुद्राभिषेक एवं रुद्र यज्ञ तथा 12 प्रमुख विष्णु मंदिरों पर आदित्य एवं विष्णु महायज्ञ भी किया जाएगा। इसके अलावा पुष्कर अरण्य के हर गांव में ट्री गार्ड सहित 2 वृक्ष लगाकर पौधारोपण किया जाएगा। रथ यात्रा के साथ चलने वाले शक्ति कलश में प्रमुख मंदिरों से पवित्र जल संचित कर यात्रा के रास्ते में आने वाले तीर्थ स्थलों के पावन जल को भी शक्ति कलश में संचित किया जाएगा तथा यात्रा के समापन पर 4 अगस्त को ब्रह्म घाट पर उक्त जल से पंचामृत के साथ पुष्कर सरोवर का अभिषेक किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रतिदिन सुबह सामूहिक यज्ञ एवं शाम को दीप यज्ञ किए जाएंगे। आपको बता दें कि अतिथि के रूप में राजस्थान धरोहर एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना एवं पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक एवं संतों व शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं 4 अगस्त को यात्रा के समापन पर ब्रह्म घाट पर सरोवर का पूजन, अमृताभिषेक एवं महाआरती की जाएगी, जिसमें अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को आमंत्रित किया गया है। सभी पत्रकार भाइयों को प्रणाम करते हैं। गायत्री परिवार का ये 12वीं यात्रा है। 24 कोस 84 कोस की ये यात्रा है।
द्वादश होने की वजह से हमने इस यात्रा में हर साल कोई न कोई स्वरूप देते हैं। इस यात्रा में हमने स्वरूप दिया द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप या ब्रह्मा जी ने स्थापित किए या स्वयंभू जहाँ शिवलिंग है वहाँ विशेष शिवाभिषेक और रुद्र यज्ञ करेंगे 12 जगह। और 12 जगह हम आदित्य द्वादश आदित्य हैं तो द्वादश आदित्य और विष्णु के यज्ञ करें बड़े विष्णु मंदिर में 12 जगह। तो ये तो इसमें बाकी हर गांव में यज्ञ होगा, हर गांव में तर्पण आदि होगा। हमारा ये हर इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण जन जागरण ये सब होता ही है। तो ये हमने लंबी चौड़ी बात आपसे कहने का आप अवगति हैं। इस साल की ये यात्रा हमारी जो पीड़ा है वो ये है कि सब लोग आते हैं, घोषणा करते हैं ये इस तरह के मार्ग बन रहे हैं, परिक्रमा मार्ग ऐसे बनने जा रहे हैं। तो परिक्रमा मार्ग बने के नहीं बने, लेकिन 3-4 स्थल ऐसे हैं जहाँ हमारे विश्राम करने की दिक्कत है। वहाँ अगर थोड़ा सा छाया हो जाए रहने की और थोड़ा रसोई बनाने की स्थिति बन जाए ना, शौचालय की व्यवस्था बन जाती लाइट की, तो हमारे यात्रा हम उसको क्रम से कर सकते हैं। अभी यात्रा केवल गायत्री की बन के रह गई और 1000 से 800 और 1000 आदमी आते हैं। उनकी व्यवस्था करना, उन पर करना दूबर रहता है। बाकी अपना अपना लावे, अपना अपना खावे, ऐसा चलाने का हमारा उद्देश्य था। लोगों ने पहले कहा भी था 12 वर्ष हो गए गायत्री की बन के रहेगी। तो इसलिए हमारे आप लोगों से प्रशासन शासन से ये निवेदन है कि 5-6 जगह हमको थोड़ा थोड़ा बजट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, नान में कर दिया जाए, ये कानबाई में हो जाए और थावड़ा में व्यवस्था हो जाए, कूड़ा पुष्कर और कड़े ये हमारे विश्राम स्थल पर रात को रहना, भोजन बना देना, शौचालय की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और अजगंध, ये 7 विश्राम स्थल थे। हमने इसको 5 कर दी क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। तो ये 7 विश्राम स्थल हो जाए, परिक्रमा हो जाए। और अगर ये कच्चे मार्ग बना देते हैं सावित्री के 10 किलोमीटर, कितनी तारीख को यात्रा होगी? ये तारीख हमारे एकादशी 31 तारीख श्रावण की एकादशी से अमावस्या हम ये यात्रा फिक्स कर रखी है 5 दिन। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।